नमस्कार, मैं मनोज पांडे मैथ्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग कक्षा 10 की यूपी बोर्ड में दो चर रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। दो चर रैखिक समीकरण क्या होता है, सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। दो चर रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें दो चर राशियां हों। चर राशियां दो होनी चाहिए, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां a, b और c तीनों वास्तविक संख्याएं हैं और a और b शून्य नहीं होनी चाहिए। दो चर x और y में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहां a1, a2, b1, b2 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए तीन कंडीशंस आती हैं। यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 अगर हैं तो ऐसी रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती हैं तथा समीकरण का अद्वितीय हल होता है। अब इसके बाद में दूसरी कंडीशन है, यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 तो रेखाएं समपाती हो सकती हैं और समीकरण के अनेक हल होते हैं। तीसरी कंडीशन है, यदि a1 अपान a2 b1 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 तो रेखाएं समांतर हो सकती हैं और समीकरण का कोई हल नहीं होगा। यही हमारा असंगत समीकरण युग्म भी कहलाएगा। अब देखिए, यहां पर हम कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समीकरण हमारी है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0, 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। अब इसमें पहली वाली समीकरण से a1 इक्वल टू k, b1 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू माइनस k माइनस 3 होगा। इसी प्रकार दूसरी समीकरण से a2 इक्वल टू 12, b2 इक्वल टू k और c2 इक्वल टू माइनस k होगा। अब अगर समीकरण के अनेक हल हैं तो उसके लिए a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 होना चाहिए। मान रख दीजिए a1 k अपान 12, b1 अपान b2, k अपान 3 अपान k इक्वल टू माइनस k माइनस 3 अपान माइनस k अपान 12 और 3 अपान k को इक्वल कर लिया। k स्क्वायर इक्वल टू 36 यानी कि k इक्वल टू प्लस माइनस 6। इसी प्रकार k अपान 12 इक्वल टू कर लेते हैं तो माइनस k माइनस 3 अपान माइनस k कैंसिल हो गया। k अपान 12 इक्वल टू k माइनस 3, k इक्वल टू 12k माइनस 36, k माइनस 12k इक्वल टू माइनस 36, माइनस 11k इक्वल टू माइनस 36, k इक्वल टू 36 अपान 11। ये हमारा जो है मान आ जाएगा k का। अब इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने के लिए दो समीकरणें हमारी दी गई हैं। 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 2। अब इसकी तुलना हम पहली समीकरण की ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा a1 इक्वल टू 4, b1 इक्वल टू p और c1 इक्वल टू 8। इसी प्रकार दूसरी समीकरण की भी जब तुलना करेंगे तो a2, b2 और c2 के मान आ जाएंगे। अब अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन है हमारी a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। मान रख दीजिए 4 अपान 2 इज नॉट इक्वल टू p अपान 2, p इज नॉट इक्वल टू 4, 2 कैंसिल हो जाएंगे, p इज नॉट इक्वल टू 4। अतः p के अतिरिक्त प्रत्येक मान के लिए दिए गए समीकरण का एक हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। अब इसके बाद में इन समीकरणों को हम दो चर रैखिक समीकरणों को
कई विधियों से हल कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि हो गई, नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और सारणी विधि, बज्रगुणन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से हम x या y की वैल्यू लेकर के दूसरी समीकरण में रख देते हैं मान। देखिए पहली समीकरण से 2x इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 3y, x इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 3y अपॉन 2। x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, यही x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो हमने जब मान इसका रख लिया तो 2 से 4 2 कैंसिल किया तो 2 आ गया ऊपर। 16 माइनस 6y प्लस 6y इक्वल टू 7, 16 इक्वल टू 7, यानी कोई भी हल इसका नहीं होगा। अब इसकी जांच के लिए हम देख सकते हैं, हमने इससे पहले ऊपर पढ़ा था कंडीशन a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अगर ऐसी कंडीशन है तो हमारा इसका कोई भी हल नहीं होता है। तो 2 अपान 4 इक्वल टू 3 अपान 6 इज नॉट इक्वल टू 8 अपान 7, यानी कि 1 अपान 2 इक्वल टू 1 अपान 2 इज नॉट इक्वल टू 8 अपान 7। ये दोनों जो है कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, अतः इसका कोई भी हल नहीं होगा। अब इसके बाद में बात आती है विलोपन विधि की। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, जैसा नाम है विलोपन विधि, इसी तरीके से इसको हम जो है विलोपित कर देना, x या y को हटा देना, x या y को काट देना। अब दोनों समीकरणों में हम देखते हैं कि समीकरण 2 में अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं, समीकरण 2 में अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो x हमारा बराबर हो जाएगा। देखिए 4x प्लस 2y, समीकरण 2 को 2 से गुणा किया तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 4, पहली समीकरण है 4x प्लस 5y इक्वल टू 7। काट दीजिए, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। अब इसके बाद में माइनस इसमें से घटाइए, 2y में से 5y, तो माइनस का 3y इक्वल टू माइनस 3, y इक्वल टू 1 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 4x प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू 7, 4x इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू 1/2 आ गया। ये हमारा जो है x और y के मान हो गए। अब हम x और y के मान के लिए हम अपनी जांच भी कर सकते हैं, सही है मान या गलत। अगर दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो मान हमारे सही है, अन्यथा गलत है। x और y के मान समीकरण 1 में रख दिए, समीकरण 1 जो है ये है, इसमें रख दिए। तो 4 इंटू 1/2 प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू 7, 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, 7 इक्वल टू 7। ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा बराबर हो गया। अब इसके बाद में बात आती है वज्र गुणन विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन जो है वज्र गुणन विधि से आते हैं। वज्र गुणन विधि में हम आपको फार्मूले के बजाय ऐसे ही समझाना चाहता हूं, इसको समझिए। समीकरण 1 है ये, और ये है समीकरण 2। दोनों समीकरणों में, समीकरण 1 और 2 में हम अगर राइट हैंड साइड में 0 नहीं है तो पक्षांतर करके हमने 0 बना लिया, इसको 0 हमने बना लिया। 4x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0, और इसको हमने बना लिया 2x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों समीकरणों को हमने पास पास में रख लिया। देखिए इसके बाद में सबसे पहले ध्यान रखिएगा, x अपान फिर माइनस, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, x को ढक लेना है। x को ढका, इसका कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और इस कांस्टेंट का कोफिशिएंट लेकर के गुणा किया तो 1 इंटू माइनस 7, यानी कि माइनस 7 आ गया। इसी प्रकार पहले ऐसे गुणा करेंगे, फिर माइनस करके गुणा करिए। 2 माइनस 2 इंटू 5, माइनस तो लगा लिया पहले, माइनस 10 हो गया ये। इसी प्रकार y को जब हमने ढका तो 2 इंटू माइनस 7 माइनस 14 हो गया, और इसी प्रकार से 2 इंटू माइनस 2 इंटू 4 यानी कि माइनस 8 आ गया।
इधर c को जब हम लेते हैं तो 2 इंटू 5 माइनस 4, 2 इंटू 5 10 हो गया, माइनस 4 हो गया। अब यक्स अपान 3 बचा, इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 में से 7 गया 3, बाई माइनस बाई अपान 14 माइनस माइनस प्लस हो गया 8, यानी कि 6 माइनस का बचा, इधर 1 अपान 6 बच गया। अब इसके बाद में इधर हमारा x अपान 3 इक्वल टू 1 अपान 6, यक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसको बराबर कर लिया, तो x इक्वल टू आ गया प्लस 1/2। इसी प्रकार इसको जब हमने बराबर किया तो y अपान 6 इक्वल टू 1 अपान 6, यानी y इक्वल टू 1, तो एक x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। इस प्रकार से हमारा जो है ये क्वेश्चन हल हो गया। अब इसके बाद में आपने पढ़ा, प्रतिस्थापन विधि समझ लिया, विलोपन विधि समझ लिया, बीजगुणन विधि समझ लिया। सारणी विधि में x और y, x का वैल्यू कोई भी रखते जाते हैं और y की वैल्यू आती जाती हैं। अगर दोनों वैल्यू x और y की वैल्यू समान आती हैं कहीं पे भी, तो वही उसका आंसर हो जाता है।